नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रीम मैगज़ के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 245 यानी क्लैरिटी। ये चैप्टर इमोशनल और रिलेशनशिप फोकस्ड है, लिथ और फ्लोरिया के बीच। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है लिथ के फ्लोरिया से माफ़ी मांगते हुए। वो कहता है कि उसकी वजह से फ्लोरिया और उसके ग्रुप के मेंबर का टारगेट किया जा रहा है। वो सजेस्ट करता है कि वो अब सब एकेडमी अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, या हेडमास्टर से परमिशन ले सकते हैं थ्रेड ख़त्म होने तक फिफ्थ ईयर अटेंड करने के लिए। जब फ्लोरिया पूछती है कि उसका क्या होगा, लिथ कहता है कि वो यहीं पर रहेगा क्योंकि उसका फैमिली ऑलरेडी नेक्स्ट टारगेट है। चाहे ये अटैक सक्सेस हो या नहीं, वो चाहता है कि लिंजोस की मदद करना और ट्रेटर को रोकना, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है फ्यूचर कैसे बदलना है। यहाँ पर ना एक बड़ा मोमेंट आता है। लिथ फ्लोरिया को सजेस्ट करता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और वो भी पब्लिकली, कई विटनेस के सामने। उसका लॉजिक है कि उसकी ग्रोइंग एनिमीज की वजह से फ्लोरिया के साथ उसका रिलेशन यहाँ पर डेंजर में ना डाल सकता है उसे। वो ये भी बताता है कि वो अभी शादी करने का प्लान नहीं रखता, और फ्लोरिया को वेट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, जब तक वो अपना मिलिट्री और अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर लेता। फ्लोरिया सोचती है, उसे रियलाइज होता है कि ना वो इजीली इस सब को ना इस सब से बच सकती है, क्योंकि उसने लिथ को डेटिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वो रॉयल गार्ड ज्वाइन करने से पहले एक बॉयफ्रेंड चाहती थी। लेकिन वो ये भी रियलाइज करती है कि उसे लिथ का फिक्र है, जितना पहले कभी किसी आउटसाइडर का नहीं हुआ था। वो क्लियरली बोलती है कि वो ब्रेकअप नहीं चाहती। ये लिथ को पूरी तरह न सरप्राइज कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो डेंजर में होती है, लिथ हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है, कभी अपने आप को अकेला बचाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ रिवील होता है लिथ के अंदर की असली सोच। वो खुद को जस्टिफाई करता है, कहते हुए कि उसने सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर खुद ही रियलाइज करता है कि शायद वो सच में अपने ग्रुप की केयर करने लगा है। वो डरता है इमोशनली अटैच होने से, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वो प्यार करेगा, उतना ज़्यादा खोने का डर होगा, जैसे प्रोटेक्टर और सोलस के साथ हुआ था। फ्लोरिया यहाँ पर लिथ की बहादुरी की तारीफ करती है, जो लिथ को और भी ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ अपना रियलिटी अवॉइड कर रही है, रोमांटिक तरीके से यहाँ पर सब कुछ देख रही है। लेकिन लिथ रियलाइज करता है कि उसकी वार्म उसके दिल पे जमा फ्रोस्ट को पिघाल रही है, धीरे धीरे पिघल रहा है यहाँ पर। फ्लोरिया लिथ से कहती है कि उसे अपना सीक्रेट और बर्डन शेयर करना चाहिए, वरना वो उसे न क्रश कर देंगे। वो लिथ से पूछती है कि माइनिंग टाउन में क्या हुआ था, और पूछती है कि वो उसे अपनी लाइफ में वापस इंक्लूड करेगा या नहीं। अब यहाँ पर लिथ एक बड़ा इमोशनल मोमेंट में ना फ्लोरिया को सच बताता है, कैसे प्रोटेक्टर जिंदा है, और उसने काला ने और लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट ने मिलकर उसे मैनिपुलेट किया था, एक लेसन सिखाने के लिए। वो गुस्से में फ्लोरिया को थोड़ा ज़्यादा जोर से पकड़ लेता है, जिससे वो चीख उठती है। लिथ पूरी कहानी बताता है, कैसे उसने प्रोटेक्टर को बचाने में फेल किया था, और कैसे वो दोनों सिर्फ स्कॉर्पियन की वजह से सरवाइव कर पाए। वो ना सोलस का रोल छुपा लेता है यहाँ पर कहानी में। जब लिथ प्रोटेक्टर से गुस्सा होने की बात करता है, फ्लोरिया सरप्राइज होती है। प्रोटेक्टर से एग्री करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो प्रोटेक्टर की जगह होती, तो लिथ को एकदम ना यही वो भी यही करती शायद। उसने अपनी जान की सेफ्टी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की होती। वो याद दिलाती है कि लिथ खुद भी अपनी फैमिली और उसे बहुत कुछ ना छुपा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, अपने मिस्टीरियस ब्रदर, और बहुत सारी बातें। फ्लोरिया कहती है कि जैसे लिथ अभी फील कर रहा है, एकदम बहुत गंदा फील कर रहा है, वैसे ही उसका फैमिली फील करता होगा, जब उन्हें उसके लाइज, उसके झूठ के बारे में ना पता चलेगा। लेकिन वो ये भी ना कहती है कि वो लिथ को फिर भी उतना ही केयर करती है, चाहे वो ड्रैगन डिस्गाइज में हो या कुछ भी हो। ये लाइन थोड़ा ना मिस्टीरियस है, जो दिखाता है कि शायद फ्लोरिया को कुछ पता है जो हमें अभी तक ना क्लियर नहीं है।
यहाँ पर लिथ अपने आप से सवाल करता है, क्या वो खुद खुद भी उतना ही हाइपोक्रेट है जितना वो प्रोटेक्टर को कह रहा था? वो सोचता है अपने भाई कार्ल के बारे में, और क्या कार्ल रिएक्शन देता अगर उसे सब कुछ पता चलता? और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लॉट डेवलप होता है। अगले दिन से आर्मी और मेज एसोसिएशन की इलाइट यूनिट सीक्रेटली सारे एकेडमी के स्टाफ और स्टूडेंट को एग्जामिन करती है। सब कुछ शुरू होता है यहाँ पर। एग्जामिन करना, क्लीन करना, प्यूरिफाई स्पेल से जो मार्थ ने बनाया था एंटी माना पैरासाइट के अगेंस्ट। यहाँ पर सब कुछ ना एकदम ना क्या बोले यार, प्यूरिफाई हो रहा है, सब कुछ चेक हो रहा है। यहाँ पर रिवील भी होता है कि ना सिर्फ लिंजोस ही नहीं, बल्कि जितने भी हेडमास्टर ने उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया था, सबको पॉइजन किया गया था। फॉलन एकेडमीज के सर्वाइविंग स्टाफ मेंबर को एकदम अरेस्ट किया जाता है यहाँ पर। लेकिन इंटेरोगेशन से पता चलता है कि उनका असली क्राइम सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करना था, स्टूडेंट की सेफ्टी नहीं। आखिर में क्लियर होता है कि असली कल्प्रिट कोई टॉप लेवल पर्सन नहीं, बल्कि कोई बहुत नीचे लेवल का इंसान हो सकता है। दोस्तों, इस बार ना वाइट ग्रिफन एकेडमी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, और इस बार स्टूडेंट के मार्क्स सीक्रेटली नहीं रखे जाते। सबको पूरा रैंकिंग सिस्टम पब्लिकली दिखाया जाता है। इससे कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाता है कि दोस्ती दुश्मनी सब खत्म हो जाता है। सब एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। लिथ हमारा मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल हो गया है कि लोग उसका सामना सीधा करने से डरते हैं। इसलिए लोग उसके अगेंस्ट इनडायरेक्ट तरीके से ट्राई करते हैं। लेकिन फोर्ज मास्टर क्लास में उसका टीचर प्रोफेसर वानामेयर उसे बहुत फेवर करता है, क्योंकि लिथ ने उसे एक डेंजरस एंटी माना पॉइजन से बचाया था। वो इमोशनली भी अटैच है और प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। जो स्टूडेंट लिथ को डायरेक्टली छेड़ते हैं, उनका रिजल्ट तो मतलब सिंपल है। कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, और किसी को मिलने के लिए तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। इतना ज़्यादा कि हेडमास्टर लिंजोस को जल्दी रैंकिंग रिवील करने पड़ते हैं। अब आता है ट्विस्ट वाला पार्ट। लिथ, फ्रेया और यूरियल को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, उनके पेरेंट्स के साथ। वहाँ उन्हें असली रैंक दिखाई जाती है। लिथ सबसे ज़्यादा पॉइंट, फ्रेया सेकंड में, यूरियल थर्ड में। लेकिन लिंजोस उन्हें बताता है कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से पब्लिक रैंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। एक कॉमनर यानी लिथ का फर्स्ट आना किंगडम में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब किंगडम ऑलरेडी सिविल वार जैसी सिचुएशन से निकल रहा हो। तो फाइनल डिसीजन ना ये होता है कि यूरियल फर्स्ट में, फ्रेया सेकंड में, और लिथ थर्ड में। फ्रेया का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो सेकंड की सेकंड ही है। लिथ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ टॉप 10 में रहना है, पॉइंट लूज ना करना, क्योंकि पॉइंट से ही वो अपना मैजिकल इक्विपमेंट बाई कर सकता है। वो इमोशनली अटैच नहीं है फेम और रिकॉग्नाइजेशन से। लेकिन यूरियल बहुत अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसका अचीवमेंट को फेक बना देता है। वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन फैमिली प्रेशर और क्राउन का ऑर्डर होने की वजह से उसे मानना ही पड़ता है। एंड में हेडमास्टर सबको उनके पिन्स देते हैं। लिथ को हीलर स्पेशलाइजेशन का टॉप पिन मिलता है, और यूरियल को भी अप्रिशिएट किया जाता है उसके जेन्यून हार्डवर्क के लिए। लेकिन यूरियल के मन में गिल्ट और इनसिक्योरिटी चल रही होती है। उसे लगता है कि उसका रियल क्रेडिट तो कोयला को मिलना चाहिए था, जिसने उसे प्राइवेट लेसन दिए थे। यहाँ पर यूरियल अपने पॉकेट में रखे ट्रैंकुलाइजर फ्लैक्स को फील करता है, जो सिग्नल करता है कि ना वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन सब चीज़ से गुजरते हुए। उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के साथ ना अपने आप को फील होता है। रैंकिंग का मैटर सेटल होने के बाद सिर्फ जिरनी एरनास हेडमास्टर लिंजोस के ऑफिस में रहती है, और अब शुरू होता है एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर यह है कि जिरनी बताती है कि जो लोग एंटी माना टॉक्सिन के पीछे थे, उन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया है। उन्होंने ओल्ड नोबल फैमिलीज और न्यू मैजिकल ब्लड लाइन के बीच की राइवलरी का फ़ायदा उठाया है। दोनों साइड से मेंबर रिक्रूट किए गए हैं और उनकी इटरनल फाइट को
इतना बड़ा एकदम बढ़ाया कि ऑलमोस्ट सिविल वार हो सकता है। पॉइजनिंग का मेथड भी बहुत सिंपल था। खाने में टॉक्सिन मिक्स किया जाता था, लेकिन टारगेट स्पेसिफिक थे। सिर्फ वही फैमिलीज जो क्राउन के लिए लॉयल थे, लेकिन पास में पैसा या रिसोर्स नहीं था ग्रेट हीलर को हायर करने के लिए। मतलब प्लान ये था कि ये यंग मेज अपनी रैंकिंग लूज कर दे या एग्जाम में फेल हो जाए, जिससे उनकी पॉलिटिकल पावर किंगडम में न कम हो जाए। और यहाँ पर जिर्नी एक्सप्लेन करती है कि एनिमी ने कैंटीन स्टाफ के लोगों को टारगेट किया, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे या क्राउन के अगेंस्ट न गरज रखते थे। और एकेडमी में काम करना एक ऑनर माना जाता है, लेकिन रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरफ ही होती है। नोबल स्टाफ कॉमनर को रेस्पेक्ट नहीं देते और कॉमनर नोबल से जेलस होते हैं। जिर्नी सजेस्ट करती है कि लिंजोस को नॉन मैजिशियल मतलब स्टाफ के वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि यही सिस्टम की कमजोरी थी जिसने सब कुछ पॉसिबल बनाया। जब उन्होंने करप्टेड ऑफिशियल को पकड़ा, उन्होंने अपनी मतलब रिक्रूटमेंट का नाम दिया और फैमिली को बचाने के लिए अपना नाम दे रहे थे। लेकिन वो रिक्रूटर भी सिर्फ मतलब ना, क्या बोले, वो नकली निकला यार, नकली है। मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किसके लिए ना काम कर रहे थे। टॉक्सिन की डिलीवरी भी ट्रैश पिन्स के थ्रू होती थी, जो लोकेशन हर बार चेंज होती थी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, डिलीवरीज रुक गई। मतलब एनिमी को पता चल गया था कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। और यहाँ पर जिर्नी को लगता है कि ये सब सिर्फ लक और कोइंसिडेंस की वजह से सॉल्व हुआ। जैसे कांड्रिया का इंसिडेंट, लिथ का बॉक्स ढूंढना, डारियट का गिफ्ट और ड्यूक टनास का अपने बेटे के लिए हेल्प मांगना। अगर ये सब इवेंट ना होते तो एनिमी का प्लान सक्सेसफुल चल जाता। जिर्नी ये भी रिवील करती है कि पॉइजनिंग सिर्फ बालकोर का मैसेज रिवील होने के बाद स्टार्ट हुई थी, और जैसे ही सिचुएशन रिजॉल्व हुई, रुक गई। उसका थ्योरी ये है कि एनिमी गॉड ऑफ डेथ को यूज करके एकेडमी को ख़त्म करना चाहता था, और ल्यूकार्ड भी सिर्फ एक प्यादा था। असली मास्टरमाइंड कहीं ना और है, जो सिर्फ ग्रिफन किंगडम को मैक्सिमम डैमेज देना चाहता है, चाहे फ़ायदा किसी का भी हो। लिंजोस थोड़ा डिस्करेज होता है, सोच के कि उन्हें न कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जिर्नी पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करती है। उन्होंने एक मैसिव करप्शन नेटवर्क डिस्कवर किया है, एकेडमीज को ट्रेटर से क्लीन किया है और एनिमी के प्लान का पार्ट फॉल किया है। वो वार्न करती है कि कॉर्नर्ड एनिमी सबसे डेंजरस होता है, मतलब अभी भी अलर्ट रहना जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है फ्लोरिया के रूम में। अब न यहाँ पर फ्लोरिया के रूम में, जहाँ लिथ और ओरियन बाकी ग्रुप को न गुड न्यूज शेयर करते हैं। यूरियल साइलेंट बैठा है। उसका गोल्ड पिन उसे अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक बर्डन जैसा फील हो रहा है। फ्लोरिया गुस्सा हो जाती है ये सुन के कि रैंकिंग पॉलिटिकली मैनिपुलेट की गई है। लिथ कामली रिप्लाई करता है कि लाइफ अनफेयर है, असली ट्रिक है, मतलब असली ट्रिक उसे अपने फ़ायदे में यूज़ करना ज़रूरी, फ़ायदेमंद होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि थर्ड प्लेस होने से उसका ऊपर अटैक कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे थोड़ा हार्डर ट्राई करके वो भी कैचअप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपने पॉइंट नहीं खोए हैं। बात न यहाँ पर आगे बढ़ती है उनके एक साल का ब्रेक लेने के टॉपिक पर, जो पिछले चैप्टर में डिस्कस हुआ था किसी विजन प्रोफेसी की वजह से। यूरियल बताता है कि उसके फादर ने पहले विजन की बात नहीं मानी थी, लेकिन जैसे ही उसने रैंकिंग देखी, अपना मन बदल लिया, क्योंकि ब्रेक लेना उनके फैमिली की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा। ओरियन एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एक्सक्यूज से इन किड को एक साल के लिए रोकना पॉसिबल नहीं है। एकेडमी से इतना इतना प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूशंस का ब्रेक लेना बहुत ना सस्पिशियस लगेगा। मतलब इतना एक साल का ना गैप लेना ना बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग सकता है, और उनकी फैमिलीज को कोर्ट की नज़र में वीक दिखाया जाएगा। यूरियल अपने फादर की हार्श बात रिपीट करता है कि वो डेली डेथ
थ्रेट रिसीव करता है और अगर हर थ्रेट से डर के छुप जाए तो कभी बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। ओरियन इस बात से एग्री करते हैं, बताते हैं कि वो और जिर्नी इतने डेथ थ्रेट रिसीव करते हैं कि विंटर में पुराने थ्रेट जलाकर फायर प्लेस गर्म करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि ना यूरियल अपने बाप का ना एकदम सब कुछ बता रहा था। तो यहाँ पर ओरियन और जिर्नी बता रहे थे कि उन लोगों को कितना सहना पड़ता है। लिथ फॉर्मली कहता है कि 1 साल का ब्रेक लेना बुरा नहीं है, स्पेशली कोयला के लिए जो उस टाइम में एटिट्यूड और नोबल मैनर सीख सकती है। ओरियन तुरंत काउंटर करता है, अगर ये लॉजिक सबके लिए है तो लिथ खुद भी अपने फैमिली को एकदम डिफेंड करने के लिए घर क्यों नहीं जाता। लिथ का जवाब डीप है। वो एक्सप्लेन करता है कि लुटिया का मास केयर एकेडमी में ही शुरू होगा और सिर्फ वहीं रहकर वो उसे एकदम प्रिवेंट टाइम पर ना हेल्प बुला सकता है। वो ये भी रिवील करता है कि उसका अपना डेथ उसके फैमिली के बाद होना चाहिए, जबकि फ्लोरिया का डेथ एकेडमी के टाइम होना चाहिए विजन के अकॉर्डिंग। वो कहता है कि अगर उसने अपनी फैमिली और दोस्तों को खोया तो दुनिया में उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो रिवेंज के लिए एक मैड बिस्ट बन जाएगा। ओरियन ये सुन के समझ जाता है कि उसके लिए भी ऑनर, लॉयल्टी, कैरियर सब मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर फैमिली ही ना हो तो। लिथ यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो रैंकिंग रिवील होने से पहले ही घर चला जाएगा ताकि उस ड्रामा में इन्वॉल्व ना होना पड़े। वो अपना विंटर फोर्ज मास्टरिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ना उसमें ना स्पेंड करेगा और फ्लोरिया से अपने बर्थडे पर मिलने की उम्मीद रखता है। सीक्रेटली ये भी होप कर रहा है कि ओरियन उसे उसका प्रोमिस्ड गेट पिकर वास्टर स्वॉर्ड स्वॉर्ड ना गिफ्ट करेगा, जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। उसने वापस कर दिया था, लेकिन इसको वो स्वॉर्ड ना वो क्या बोलते हैं यार बर्थडे में मिलने वाला था ना। तो हाँ, होप तो कर रहा है ये कि हाँ मुझे मिल जाए, लेकिन मिलेगा या नहीं पता नहीं। यहाँ पर ना फ्लोरिया बहुत एक्साइटेड है। वो लिथ के बर्थडे पर जाने के लिए ना जेन्युइनली खुश है, लेकिन लिथ खुद अपने बर्थडे को लेकर कभी एक्साइटेड नहीं रहता। अगर उसके पास वो इंचांटेड सोड का मैटर ना होता तो वो पार्टी वार्टी सब अवॉइड कर लेता। लिथ अभी भी सोलस उसके एक दोस्त कॉम्पियनियन के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश कर रहा है और डेथ विजन अभी भी उसे हॉन्ट कर रहे हैं। वो बस अपनी फैमिली के साथ क्वाइट टाइम चाहता है। उसके घर में भी स्पेस की कमी है, इतना कि प्रॉपर पार्टी होस्ट करना मुश्किल है। लेकिन काउंट लाका जिसको लिथ ने पहले बचाया था, उसकी एक्स वाइफ के प्लॉट से उसे फोर्स करता तो 2 पार्टीज करने के लिए, एक फैमिली के साथ घर पर और एक दूसरी काउंट के मैनर में, जहां उसके ना स्पॉन्सर भी होंगे। इस साल ये एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि काउंट और मैरियोनेस दिस्टार्ड लिथ के एकेडमी स्पॉन्सर भी हैं और वो डेफिनेटली उसके थर्ड रैंक और हीलर स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट प्लेस को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। यहाँ पर फ्रेया और कोएला थोड़ा ऑफेंड हैं लिथ के रिसेंट रूड बिहेवियर से, लेकिन ओवरऑल वो इनवाइट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बर्थ प्लेस देखने का ना देखने के लिए बहुत क्यूरियस भी हैं। यूरियल भी आता है, लेकिन गिल्ट में है। उसे नहीं पता पता कि लिथ के पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा जब उसने अनफेयरली फर्स्ट प्लेस लिया है, जो असल में पॉलिटिकल डिसीजन था। और हमने देखा भी है पिछले चैप्टर में, जब रूम से निकल जाते हैं तो सब लोग सिर्फ ओरियन और जिर्नी रह जाते हैं। ओरियन अपनी वाइफ से सीरियस सवाल पूछता है, क्या उन्हें लिथ और फ्लोरिया को ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करना चाहिए। उसका लॉजिक है कि लिथ का लाइबिलिटी है और डिस्टेंस फ्लोरिया को सेफ रख सकता है। यहाँ पर फ्लोरिया अगर दूर रहेगी लिथ से तो वो ना सेफ रह सकती है। जिर्नी डिसएग्री करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि फ्लोरिया जल्दी ही एडल्ट बनेगी और उसने अपनी ओरियन से ना सब कुछ जो है उससे ही इनहेरिट किया है। अगर उन्होंने फोर्स किया तो वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देगी या ना हाउस एयरनेस छोड़ भी सकती है। ये सब कह रही थी जिर्नी। और जिर्नी रिमाइंडर देती है कि उन्हें पहले भी पता था फ्लोरिया
पेपर मांगने वाली थी अगर उन्होंने अरेंज मैरिज फोर्स की तो। जिरनी ये भी पॉइंट करती है कि लिथ एक इनवैल्यूएबल एसेट है, एकेडमिक और प्रोटेक्टर दोनों रोल्स में। अगर वो दोबारा फर्स्ट आता है नेक्स्ट ईयर तो सब नोबल्स उसकी फेवर चाहेंगे। अगर एर्नास फैमिली अभी उसे दूर हो जाए तो वो अनग्रेटफुल और फेयर वेदर फ्रेंड लगेंगे। जिरनी फाइनली बोलती है, ये केओटिक टाइम है, किंग और क्वीन आ जा रहे हैं और हाउस एरनास को सरवाइव करने के लिए पावर चाहिए। यही रीजन है कि उसने पहले भी गर्ल्स को अडॉप्ट किया था। ओरियन फाइनली एग्री कर लेता है, समझ जाता है कि जिरनी सही है, लेकिन अपनी डॉटर के लिए डर भी फील करता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ग्रिफन किंगडम के रॉयल पैलेस में, जहाँ एमलिया फार्क, जो असल में प्रोफेसर के रूप में अंडर कवर थी, अपनी ट्रू मास्टर लेडी टाइरस को रिपोर्ट देने जाती है। फाग एक सीक्रेट यूनिट का मेंबर है जो क्वीन कॉप्स नाम से जाना जाता है। फाग वीक्स तक लिथ को ऑब्जर्व करती रही, उसकी ट्रू नेचर समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं मिल पाया। एक्सेप्ट वो कुछ जो उसने फॉरेस्ट में देखा था, जो प्रीवियस इवेंट से ना रिलेटेड है। जब फाग टाइरिस के थ्रोन रूम में इंटर करती है, वहाँ का सीन ना शॉकिंग होता है। फ्लोर और कॉलम पर ब्लैक ब्लड के सेंट्स और काफ़ी सारी साइन है। एक बड़ा फाइट हुआ है। टाइरिस की एंशियंट डिफेंस, जो हजारों साल से कभी ब्रेक नहीं हुई थी, उन्हें डैमेज हुआ था। सडनली ब्राइट एकदम फ्लैक्स और शॉक वेव शुरू होते हैं। फाग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर बनाती है। उसे रियलाइज होता है कि ये फ्लैक्स एक हार्ट बीट की रिदम में आ रहे हैं और ये लेडी टाइरिस की अपनी बॉडी है, जो उसके एंगर से ना जेनरेट होने वाली लाइटनिंग को रिलीज कर रही है। टाइरिस रिवील करती है कि अपना ट्रू ग्रिफन फॉर्म, ईगल का हेड और फ्रंट लेग, लायन का बॉडी और 3 पेयर फेदर विंग, जो वो एक्सप्लेन करती है कि कुछ एबोमिनेशन उनके लायर में टेलीपोर्ट करके खुद को डेटोनेट कर गए, शायद उन्हें मारना या केव कोलैप्स करना चाहते थे। टाइरिस यहाँ पर ना शौक लगता है कि एनिमी को इतना पता कैसे चला उनके एंशियंट प्रोटेक्शन के बारे में। वो सस्पेक्ट करती है कि शायद एनिमी ने यहाँ पर ना कुछ सीक्रेट को ना ढूंढ लिया है, या फिर उनके अपने कॉप्स यूनिट में ही कोई ट्रेटर भी हो सकता है। और यहाँ पर टाइरिस ना फाक के ये एमलिया फाक से ना उसकी रिपोर्ट सुनने के लिए रेडी होती है। यहाँ पर फाक तो एकदम शौक में है। उसने अभी टाइरिस पर हुए अटैक के बारे में सुना है, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर लेडी टाइरिस को गुस्सा आ गया तो उसका पेशेंस लिमिटेड होगा। फाग अपनी रिपोर्ट देती है लिथ के बारे में, उसकी फाइटिंग स्किल, उसका बिहेवियर एकेडमी में, सब कुछ जो उसने ऑब्जर्व किया था। टाइरिस यहाँ पर साइलेंटली सुनती है और फाक को कुछ क्वेश्चन पूछने की परमिशन देती है। फाक का पहला बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लिथ सिर्फ 13 साल का है, फिर भी वो इवॉल्व मॉन्स्टर और मैजिकल बिस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। कॉप्स के मेंबर भी नॉर्मल ह्यूमन से फास्ट और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इतना नहीं। टाइरिस रिवील करती है कि बहुत बड़ा सीक्रेट ये पॉसिबल है, क्योंकि क्वीन, किंग और कॉप्स के वेटरन भी वैसे ही हैं। रिफाइनमेंट प्रोसेस जो है अभी शुरू हुआ है, और वक्त के साथ फाक भी वैसी बन जाएगी अगर वो जिंदा रही तो। इससे फाक को रियलाइजेशन होता है कि क्या लिथ भी एक वेटरन है। और यहाँ पर टाइरिस कंफर्म करती है कि हाँ, और उसके दो एक्सप्लेनेशन है। पहला ये है कि अवेकन्ड फ्रॉम बर्थ, लिथ नेचुरली इतना पावरफुल पैदा हुआ है, जो एक्सट्रीमली रेयर है, ऑलमोस्ट मिथ जैसा। ऐसे बीइंग नॉर्मल ह्यूमन में पैदा होते ही नहीं अपनी पावर मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, और अपने ही लोग उन्हें मार देते हैं, पहले वो थ्रेड बनेंगे इसलिए। और दूसरा है वीक एवोमिनेशन, जो एक बेबी के बॉडी में पोजेस हो गया है, जो और भी ज़्यादा डेंजरस सिनेरियो है। इसका मतलब होगा कि एक पपेटर जो परफेक्टली हाइड हो सकता है बिना बॉडी स्विच किए, क्योंकि बॉडी उसके पावर के साथ ग्रो करेगी। यहाँ पर फार्ग कंफ्यूज हो जाती है। उसने लिथ का माना फ्लो को ना ब्लू देखा है,
एबोमिनेशन का ब्लैक होता है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था ब्लैक ट्रेंड्रियल उसके आर्म को रीअटैच करते हुए, जो सिर्फ एबोमिनेशन कर सकते हैं। वो ये भी पॉइंट करती है कि लिथ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है। कभी अपनी जान रिस्क करता है दोस्तों के लिए, कभी उन्हें गार्बेज जैसा ट्रीट करता है। टाइरिस इस कॉन्ट्रडिक्शन का एक्सप्लेन करती है। वो सोचती है लिथ एक हाइब्रिड हो सकता है। हाइब्रिड तब क्रिएट होता है जब एबोमिनेशन वीकर हो जा मतलब होस्ट बॉडी से और रिजर्व में ना एसिमुलेट हो जाता है। मतलब एबोमिनेशन अपनी नेचर लूज करके ट्रैप्ड रह जाता है बॉडी के अंदर। ये विजडम बियॉन्ड एज एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि लिथ ने किंगडम की इतनी हेल्प क्यों की है। मैडनेस वाली बात बात के लिए टाइरिस एक्सप्लेन करती है कि अगर वो हाइब्रिड है तो उसके ह्यूमन और एबोमिनेशन इम्पल्सेस कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट में ना होते हैं। अगर वो अवेकन्ड फॉर्म में बर्थ है तो शायद वो अपनी पावर से डरता है और इसलिए लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन उसके लिए ना पेपर जैसे फ्रेजाइल हैं। फाग एक डार्क सजेशन देती है, क्यों ना लिथ को मार दिया जाए और उसका कॉप्स सब आंसर दे देगा और थ्रेड भी खत्म हो जाएगा। टाइरिस इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है, ऑलमोस्ट इंसल्टेड फील करती है कि फाग उसे ह्यूमन जैसा समझ रही है, जो सिर्फ मतलब यहाँ पर ना मतलब तुम्हें यहाँ पर ना कुछ समझ ना आने की वजह से उसे किली कर दो, मतलब ह्यूमन जैसा। टाइरिस एक्सप्लेन करती है कि लिथ अभी तक कोई थ्रेट नहीं बना, ना ह्यूमन के लिए ना बिस्ट के लिए, जो उसे अपने ही मानते हैं। वो इसे विन विन सिचुएशन के रूप में ना देखती है। अगर लिथ फेल होता है वो मर जाएगा, अगर सक्सेसफुल होता है तो बैलेंस को एक नया गार्डियन मिल जाएगा। टाइरिस को एक मतलब ना पोटेंशियल मेट मिल जाएगा। क्या पोटेंशियल मेट? ये कुछ छोड़ो, जाने दो। टाइरिस फाक को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है, किसी को भी इवन रॉयल को भी ये नहीं बताना कि लिथ नेचुरल अवेकंड है। वो डरती है कि वीक और डेस्परेट रॉयल लिथ को फोर्स कर सकते हैं, उन्हें उन्हें भी ना अवेकंड बनाने के लिए, जो डिजास्टर बन सकता है। यहाँ पर जैसे ही फाग चली जाती है, टाइरेस अपने अंदर सोचती है कि लिथ डेफिनेटली ना कोई नॉर्मल किड नहीं है। उसके वर्ड्स, एक्शन और स्पेल किसी मतलब ना बच्चे जैसे तो नहीं लगते। इवन जीनियस जैसी मनोहर भी उसकी एज में एकदम थंडर क्लाउड स्पेल नहीं कर सकते थे, स्पेशली एक अनएजुकेटेड फैमिली से आने वाले के लिए। वो रियलाइज करती है कि अभी ये मैटर लो प्रायोरिटी है, क्योंकि कैसल की डिफेंस अपग्रेड करनी है, इनिमी का पता लगाना है जिसने उनके लायर में अटैक किया, और एबोमिनेशन थ्रेट हैंडल करना है, जो वो न वरीड है कि ग्रिफन किंगडम जाइंट विथ क्ले फिट बन गया है। मतलब फाइटिंग का मैदान बाहर से पावरफुल दिखता है लेकिन इंटरनली वीक है। वो थोड़ी यहाँ पर अनपेशेंस भी है, सोचती है कि शायद ह्यूमन को सिर्फ आयरन फिट से रूल करना ही सही तरीका है, जैसे सलाह करता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सोलस की सिचुएशन पर। पिछले 2 हफ्ते से सोलस से सिर्फ एक बात मतलब बार न बात की है। उनका बॉन्ड 8 साल पुराना है और सोलस अपने सारे डेली मोमेंट मिस कर रही है कि जो उन्होंने ना साथ में बिताए थे। लिथ ने माइंड लिंक बंद कर दिया है उससे। सोलस को स्टोन मार्बल में ना एकदम कॉफिन कर दिया है, जिससे वो कम्प्लीटली एलोन और यूजलेस फील कर रही है। सोलस रियलाइज करती है कि उसका मेंटल सैनिटी एक्चुअली उनके बॉन्ड की वजह से ही मेंटेन्ड था। बिना लिथ के एक्सेस के वो बस अपनी ही थॉट में ना ट्रैप है। वो सब कुछ देख सुन सकती है, माना फ्लो और इमोशनल फील कर सकती है लोगों की जो उनके पास आते हैं, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे कोई पैनिक रूम में ना लॉक्ड हो, सिर्फ कैमरा से दुनिया देख सकता हो। सोलस अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट एकदम फील करती है। उसने जो लिथ के साथ किया मतलब झूठ बोला, वो गलत था, लेकिन उसका ये भी बिलीव है कि लिथ का बिहेवियर भी गलत है। वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम सबसे हाइड करता है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता। उसका स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन, हार्श प्रोफेसर
या एग्जाम की डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं बताता। सोलच एकदम सोचती है कि लिथ प्रोटेक्ट करने के लिए नाम पर सबसे झूठ बोलता है और इसी वजह से वो एंड में कंप्लीटली अकेला रह जाता है। किसी से हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर जैसे सोलस का फ्यूचर बहुत ग्रीम है, मतलब उनका बॉन्ड ना यहाँ पर होगा शायद आगे। और ये लोग तो कभी छूट ही नहीं सकते क्योंकि इन लोगों का तो मतलब सोल से ना बॉन्ड हो रखा है ना, एकदम सिम्बायोटिक बॉन्ड हुआ हुआ है। सिर्फ दोनों में से कोई एक ही मरेगा तो ब्रेक हो सकता है। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या लिथ उसे माफ करे या वो अपनी बाकी जिंदगी एक माइंडलेस टूल बनकर गुजारे। तीसरा ऑप्शन भी है, कंप्लीटली इंसेन हो जाना, जो मतलब आइसोलेशन और एवॉर्डिमेंट का ना फियर की वजह से हो रहा है। स्लोली उसके माइंड को ना परमानेंटली डैमेज कर रहा है। यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है। लिथ यहाँ पर लुटिया वापस जा रहा है। उसका सामान बहुत कम है, सब कुछ एक ट्रंक में फिट हो जाता है। और ये ट्रंक ना उसके डैड ने बनाया था अपनी एडवांस्ड डायमेंशन मैजिक का यूज करके। लिथ सिर्फ कुछ मिनट में लुटिया पहुंच जाता है। लुटिया उसके लिए इमोशनल कॉन्फॉन्ट जैसा है, एक छोटा इनसिग्निफिकेंट विलेज जहां उसे एप्रियंस मेंटेन नहीं करनी पड़ती और ना ही पीछे देखते रहना पड़ता है। वो सोलस के बारे में डिसाइड करना चाहता था, लेकिन अभी कंफ्यूज है। सोलस उसकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका एक्सपेरिमेंट, फोर्ज मास्टरिंग और सबसे ज़्यादा उसका बेस्ट फ्रेंड और मोरल कॉम्पास भी है। उसकी एब्सेंस लिथ के माइंड में एक खाली पेनफुल साइलेंस छोड़ गया है। लिथ जानबूझ के लुटिया के प्लाजा के ऊपर स्काई में लैंड करता है ताकि सबको पता चल जाए कि वो वापस आ गया है। विलेज उसे देख के एकदम डर जाते हैं। पिछली बार जब वो आया था, उसने रेनकिन विलेज का सबसे अमीर आदमी और उसके बेटे को मार दिया था, जब उन्होंने लिथ की बहन को हैरेसमेंट से नहीं बचा पाए थे। अब लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ डरते हैं। लिथ नाना के होम जाता है ऑफिस में, जहाँ वो वेटिंग रूम में पेशेंट से ना उसका रूम तो भरा हुआ था। वो ऑब्जर्व करता है कि ना लाइफ लुटिया में कितनी हार्ड है। लोग चीप क्लोथ में, एकदम बहुत गंदी शक्ल है और विंटर के पहले चेकअप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जब लिथ नाना को देखता है, उसका डेथ विजन एक्टिवेट हो जाता है और उसे दिखता है कि नाना 5 साल के अंदर मरने वाली है। उसका बॉडी ओल्ड एज की वीक हो रहा है, मतलब यहाँ पर वीक होते जा रहा है। लिथ उसे इन्विगोरेशन स्पेल से चेक करता है और कंफर्म होता है कि उसके ऑर्गन डी मतलब डी जन यहाँ पर ना क्या बोलते हैं यार उसको, डीजेनरेट हो रहे हैं। नाना सब एकदम चौंक जाती है, अपनी वीकनेस छुपाना चाहती थी। उसे डर है कि ना अगर लोगों को पता चले कि वो वीक है, तो क्रिमिनल लुटिया को टारगेट कर सकते हैं। लिथ उसे फोर्स करता है ट्रीटमेंट के लिए। सीक्रेटली वो डार्कनेस मैजिक यूज करता है उसके ब्लड स्ट्रीम की इम्प्योरिटीज डिस्ट्रॉय करने के लिए, और लाइट मैजिक से उसके किडनी लीवर फंक्शन एकदम इम्प्रूव करता है। ट्रीटमेंट के बाद नाना 5 साल यंगर फील करती है। इतना अच्छा लगता है कि उसे एक कॉमेडिक अर्जेंसी फील होती है बाथरूम जाने की। ये सीन हल्का कॉमिक रिलीफ देता है सीरियस मोमेंट के बाद। और लिथ देखता है, मतलब देख लेता है कि अपने डेथ विजन में अब नाना की डेथ सीन डिफरेंट है, जो उसे एकदम ना एकदम खुशी दे रहा था क्योंकि उसका ट्रीटमेंट काम कर गया था। यहाँ पर टिस्टा, लिथ की एडॉप्टेड सिस्टर जैसी फिगर, यहाँ पर ना मैजिक यूजर भी है, उसे उसे वार्मली हक कर लेती है। उसकी बहन यार, वो दोनों साथ काम करना ना शुरू करते हैं। लिथ विलेजर और फार्मर को ट्रीट करता है। लिथ का ना अप्रोच इंटरेस्टिंग है। अगर पेशेंट फार्मर है, गरीब है, वो उनकी सारी प्रॉब्लम हील कर देता है, लेकिन सिर्फ एक स्पेल का पेमेंट लेता है। अगर पेशेंट विलेजर है, रिच है, वो उन्हें उनकी सारी मेडिकल कंडीशन बता देता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि वो ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर हो जाएं। एक एग्जाम्पल मिलता है इल्ना ज्वेलर का, मतलब ना ज्वेलरी का कुछ होगा इसका, जिसको ना लिथ बताता है कि उसका ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, जो अगर मूव किया तो वो मर जाएगी। लेकिन उसने सिर्फ यहाँ पर ना
पेमेंट के लिए ये सब बोला था। और यहाँ पर लेलिन एकदम स्ट्रैटेजिकली उसे डराता है ताकि वो अपनी पूरी फैमिली का चेकअप करवाने के लिए वापस आए, जो सक्सेसफुली काम भी करता है यहाँ पर। टिस्टा इम्प्रेस होती है लिथ की स्पीड और स्किल से। उसका माना कैपेसिटी टिस्टा से बहुत ज़्यादा है उसकी ट्रेनिंग की वजह से। और यहाँ पर टिस्टा जो है ना लिथ को एक नए कैरेक्टर से ना इंट्रोड्यूस करती है, ब्रीना बेकर की बेटी। और ये ना मतलब ये ऐसी है जैसे टिस्टा पहले थी ना, वो मतलब आइसोलेट रहने वाली लड़की। और ब्रीना नर्वस है और भागने की कोशिश करती है। जब उसे समझ आता है कि टिस्टा उसे लिथ से हेल्प मांगने वाली है, लेकिन टिस्टा उसे रोक लेती है। यहाँ पर ये ब्रीना है ना, इसका ना वो काफ़ी क्यूट दिखती है गोल्डन हेयर के साथ। लिथ कंफ्यूज होता है कि उसे याद ना रख पाने के मतलब, लेकिन जैसे ही ब्रीना अपना राइट हैंड ग्लोव हटाती है ना, सब क्लियर हो जाता है। उसका आर्म बहुत ज़्यादा ना इंजर्ड था, एल्बो तक स्कार हैं। और उसके हाथ में सिर्फ यहाँ पर ना इंडेक्स फिंगर ना बचे हैं, बाकी फिंगर एकदम ना खराब हुए हैं। टिस्टा एक्सप्लेन करती है कि ये एक्सीडेंट ओवेन की वजह से हुआ था। जब ब्रीना एकदम न छोटी थी, नाना ने उसका हाथ बचा लिया था, लेकिन स्कार टिश्यू कोल्ड वेदर में बहुत पेन करता है। ब्रीना एकदम एंग्रीली रिजेक्ट करती है। यहाँ पर वो डैमेज गुड्स एकदम फील करती है और स्प्रिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट जो है नहीं करना चाहती। लिथ कामली उसका आर्म एग्जामिन करता है जैसे कोई ब्रोकन ऑब्जेक्ट हो। प्रोफेशनल टोन में बोलता है, आई कैन फिक्स इट फॉर अ प्राइज ऑफ कोर्स। सबको शौक लगता है, लेकिन प्रूफ देने के लिए वो उसके एल्बो पर एक इंच न्यू स्किन रीस्टोर कर देता है इंस्टेंटली। वो एक्सप्लेन करता है कि नाना टायर फॉर लाइट स्पेल नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकता है। ब्रीना शौक रहकर चली जाती है। ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, तो फाइनली फैमिली से बात करना पड़ेगा उसे। यहाँ पर अब घर जाते वक्त ना टिस्टा लिथ से सवाल करती है, पैसे की बात क्यों की तुमने, जब कोई ज़रूरत में हो तो। लिथ ना कोल्ड लॉजिक देता है, ब्रीना की लाइफ टिस्टा से काफ़ी इजियर थी। अच्छे से खाना मिलता था, ड्रेस्ड थी, रिच फैमिली से है, और हीलिंग भी एक जॉब है, कोई होली चैरिटी नहीं है। वो पॉइंट करता है कि किसी ने उन्हें फ्री में कभी हेल्प नहीं किया है जब वो स्ट्रगलिंग में थे, तो वो ना क्यों फ्री में ना काम करे किसी के लिए भी। टिस्टा इस लॉजिक से साइलेंट हो जाती है। फिर वो पूछती है कि लिथ के हीलिंग लिमिट्स क्या हैं। ब्रदर सिस्टर कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस के साथ लिथ ना रिवील करता है कि जब तक लाइफ का एक ब्रीथ भी है, वो कुछ भी हील कर सकता है। ऑर्गेन्स, लाइम्स, सब कुछ रीग्रो कर सकता है। सिर्फ लिमिटेशन ये है कि जो चीज़ें शुरू से मिसिंग थी, जैसे बॉन्ड, ब्लाइंड, यहाँ पर न जन्म से अंधे, वो रिस्टोर नहीं कर सकता। टिस्टा यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है ये सुन के, और रिवील करती है कि वो भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। लिथ अंदर से घबरा जाता है। वो नहीं चाहता टिस्टा एकेडमी की हार्श पॉलिटिक और बुल्ली फेस करे, लेकिन समझता है कि अगर वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसे रोकना सही नहीं होगा। लिथ सेलिया के घर न जाता है यहाँ पर चेक करने, लेकिन घर खाली है। वो रेमान के साथ चली गई है, जैसा सोलस ने पहले बताया था। लिथ थोड़ा सा सैड फील करता है, लेकिन जल्दी मूव ऑन कर लेता है। घर पर लिथ अपने पेरेंट्स राज और एलिना को एकेडमी के सारे स्ट्रगल बताता है, कैसे नोबल कॉमनर को इंसल्ट, मतलब नोबल नोबल जो है ना कॉमनर को ना एकदम इंसल्ट मतलब नीची नज़रों से देखते हैं। और कैसे ना लाइफ ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और रूथलेस है एकेडमी में। फिर वो उनकी रैंकिंग रिवील करता है, जो ऑफिशियली थर्ड प्लेस पे, जैसे पिछले चैप्टर में डिसाइड हुआ था। सब बहुत खुश होते हैं। एलिना और टिस्टा रोते हैं, एकदम खुशी के आंसू थे। और यहाँ पर राज उसे हक करता है प्राउडली। जब सब न रीना, लिथ की एडॉप्टेड सिस्टर जो शादी करके ना अलग घर में रहती है, वो मतलब गुड न्यूज़ बताना चाहती है। लिथ इंस्टेंटली पोर्टल स्टेप खोल देता है और सीधा रीना के घर पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर ना ये लोग ना रीना को भी ये खुशखबरी बताना चाहते थे,
तो उसने क्या किया, सीधा पोर्टल खोल दिया, लो भाई बता दो, और उसने सीधा वहां पर पहुंचा दिया। उससे प्रिंसेस कैरी करके वापस ले आते हैं। सब लोग शौक रह जाते हैं यहाँ पर इतनी फास्ट ट्रैवल देख के। बैकग्राउंड में रीना का फादर इन लॉ जैकल प्राउडली चिल्लाता है कि उसके फैमिली में एक गॉड है। फैमिली एक्साइटेड हो जाती है। अब लिथ विंटर में भी उन्हें विलेज ले जा सकता है, जैसे फ्रेश ब्रेड लाने के लिए। वो हल्का कॉमिक मोमेंट है जहाँ सब ना लिथ की पावर को ना अपने कॉन्वीनियंस मतलब अपने फायदे के लिए यूज करने का ना प्लान बनाते हैं। और लिथ चाहता है यहाँ पर चाहता ये है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैं कोई टैक्सी नहीं हूँ, लेकिन मोगर में वो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये जो टैक्सी वाला वर्ड है ना यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर ना एलिना सीरियसली पूछती है लिथ से, क्या तुम एक नए सिबलिंग चाहते हो? हैं? लिथ कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पोलाइटली बोलता है हाँ क्यों नहीं। जब वो पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है या प्लानिंग कर रहे हैं, एकदम मूड हैवी हो जाता है। राज रिवील करता है असली रीजन। उन्होंने एलिना के बाद कोई चिल्ड्रन नहीं लिए क्योंकि ग्रेट मदर स्पेल यूज हुआ था, जो अनवांटेड प्रिवेंट करता है। लेकिन ओवर यूज से परमानेंटली यहाँ पर इंजरी भी हो सकता है। एलिना इमोशनली बताती है कि लिथ की बर्थ के टाइम उसका बॉडी परमानेंटली डैमेज हो गया था। लीवर जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कुछ अंदर ब्रेक हो गया है, जिससे वो और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। लिथ को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स ने सालों से ये दर्द छुपा रखा था, और वो गिल्टी फील करता है क्योंकि टेक्निकली वो उनका रियल बेटा नहीं है, री इनकारनेशन वाली बैक स्टोरी की वजह से। लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए वो उनका मिरेकल चाइल्ड है। एलिना डीपली अफेक्शन से कहती है कि जब उनसे पहली बार लिथ को अपनी आर्म्स में लिया, सब दर्द भूल गई। वो उसकी रीजन था जीने के लिए, और रीजन भी बन गया जीने के लिए। फिर वो डायरेक्टली पूछती है, क्या तुम मुझे हील कर सकते हो? लिथ कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है, एब्सोल्युटली। लेकिन रियलिटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके वीकेस्ट एरिया में से एक है, क्योंकि उसने कभी प्रेग्नेंट वुमेन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और उसे तो ये भी नहीं पता है कि ना वो नहीं जानता डिफेक्टिव ऑर्गन और परफेक्टली हेल्दी ऑर्गन के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। वो पहले भी ट्राई कर चुका है एलिना की बॉडी से इम्प्योरिटीज निकालने का, लेकिन वो काम नहीं किया था। और यहाँ पर ना लिथ ना अपनी मॉम एलिना की हेल्थ को लेकर ना चिंतित है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई एनोमली है। लिथ इन्विगोरेशन का ना यूज करता है, पर मोम की बॉडी में कुछ ना नहीं मिलता उसे। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। लिथ अपनी बहन रीना को चेक करता है, और उसे पता चलता है कि रीना प्रेग्नेंट है। लिथ का रिएक्शन बहुत फनी है। वो कहता है कि वो अपनी अभी अंकल बनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटा है। ये न्यूज़ पूरी फैमिली के लिए ना एक बड़ी खुशी का मौका बन जाता है। पर सस्पेंस यहीं ख़त्म नहीं होता। लिथ को पता चलता है कि उसकी मॉम को कॉन्विंस करने में दिक्कत आ रही है, मतलब कॉन्सिप करने में यार। और लिथ चेक करता है और रियलाइज करता है कि पुरानी डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्हें इंटरनल फिजिकल डैमेज हुआ है। लिथ कहता है कि वो इसका इलाज करने की कोशिश करेगा, पर उसके लिए उसे थोड़ा ना टाइम चाहिए और रिसर्च करना पड़ेगा। इसके बाद हम टिस्टा का खूब देखते हैं। ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ना आदान प्रदान हो रहा है भाई और बहन के बीच। टिस्टा और लिथ एकेडमी के बारे में ना बात करते हैं। लिथ उसे बताता है कि एकेडमी कितनी टफ है, वहाँ का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और कॉमनर के लिए खतरे। टिस्टा को रियलाइज होता है कि उसका लाइफ स्टाइल और एकेडमी का इन्वायरमेंट कितना अलग है। वो ना कंफ्यूज है कि क्या उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर ना अब लिथ अकेला है। लिथ वापस ट्रांस वार्ड जाता है। वो सोलस से बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे टावर फॉर्म में ना आने के लिए कहता है। जब सोलस एकदम ना वहाँ पर आ जाती है, लिथ लिथ ने यहाँ पर नोटिस करता है कि उसकी लाइट पहले से ज़्यादा ना ब्राइट है,
और उसके सेंटर में कुछ सॉलिड सा ना बन रहा है। लिथ वहाँ ना मतलब ना यहाँ पर सोलस को बुलाता है और नोटिस करता है कि ना टोलिस का वॉइस फॉर्म और बहुत ज़्यादा ना बड़ा होता जा रहा है। यानी वो उसे टच कर सकता है, मतलब टच कर सकता है यार। ये दोनों के लिए एक बहुत ही ना बड़ा मोमेंट है। लिथ यहाँ अपनी मतलब वल्नरेबिलिटी दिखाता है। वो बिना कोई माइंड फ्यूजन फोर्स किए अपनी पिछले कुछ हफ्तों की सारी मेमोरीज सोलस के साथ शेयर करता है। वो एडमिट करता है कि सोलस के बिना वो अधूरा फील करता है। लिथ उसे माफ कर देता है पर एक शर्त रखता है, कभी मुझसे छुपाकर कुछ मत करना। चाहे तो मुझे मतलब ना मुझसे लड़ लो और मुझसे ना कुछ हाइड मत करना। इसके बाद होता है यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोनों की इमोशनल कनेक्ट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनके माना कोर्स रेजोनेट करने लगते हैं। उनके माना कोर्स आपस में मिलकर डबल स्टार की तरह घूमने लगते हैं, जिससे टावर काफ़ी शेक हो जाता है, एकदम हिलने लगता है। जब धूल बैठता है तो एक बड़ा शॉक मिलता है। सोलस डिसअपियर हो चुकी है। तभी लिथ को पता चलता है कि सोलस गायब नहीं हुई बल्कि वो लिथ के अंदर आ गई है। अब सोलस लिथ के बॉडी को कंट्रोल कर सकती है और उसके सेंसेस को शेयर कर सकती है। ये एक बॉडी फ्यूजन जैसा है। लिथ थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है जब सोलस उसके हाथ से अपना चेहरा टच करती है, लेकिन दोनों इस नए एक्सपीरियंस को एंजॉय भी कर रहे हैं। सोलस लिथ की बॉडी के जरिए खाने का स्वाद एक्सपीरियंस करती है, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ज़्यादा ना मज़ेदार एक्सपीरियंस था। दोनों अभी टावर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ ना बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखने का मतलब यहाँ पर ना फ्यूज़न, ये जो फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न की वजह से उनके इमोशंस का एक लूप बन गया है। लिथ की खुशी सोलस को और ज़्यादा खुश कर रही थी। लिथ ने सोलस को अपने सारे फेवरेट स्नैक खिलाए क्योंकि वो जानता है कि ये पिंक कलर ग्लासेस मोमेंट परमानेंट नहीं होगा। ये सीन काफ़ी हार्ट वार्मिंग है क्योंकि सोलस पहली बार टेस्ट और टच को रियल बॉडी में ना एक्सपीरियंस कर रही है। और 2 नंबर यहाँ पर ना फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें ना एक बड़ा सा ग्लोब मिलता है जो मोगर का रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी दुनिया नहीं दिखाता बल्कि सिर्फ वही जगह दिखाता है जहां लिथ और सोलस फिजिकली गए थे, द एकेडमी। यहाँ पर लिथ जब लिथ ने ना एकेडमी वाइट ग्रिफन और लाइटनिंग ग्रिफर को टच किया तो एक 3D होलोग्राम बना, पर साथ ही उन्हें काफ़ी चीज़ एकदम सर दुखाने वाला भी था। इसका मतलब है कि हाई लेवल डिफेंस एरे वाली जगह उनके लिए अभी ना रेस्ट्रिक्टेड या डेंजर जोन है। जब उन्होंने ट्रांसवुड के एक सेफ स्पॉट पर टच किया तो वहां एक बड़े मिरर ने एक पर्सनल लॉन्ग डिस्टेंस पोर्टल की तरह काम किया। वो बिना अपनी माना वेस्ट किए कहीं भी एकदम टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पर एक कैच है, अगर वो टावर से बाहर गए तो उनका फ्यूजन टूट जाएगा, जिससे उनका वापस आना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर रूम में ना एक दूसरा मिरर भी था जिसका गोल्ड फ्रेम था। इससे उन्हें एक नई पावर मिली। जब लिथ ने इस मिरर में माना डाला तो वो एक ना सर्वाइलेंस कैमरा की तरह ना काम करने लगा। लिथ ने लुटिया विलेज को देखा और वहाँ की बातें सुनी। हालांकि अभी इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये फ्यूचर में एक बहुत ना बड़ा एसेट बन सकता है। सोलस रियलाइज करता है कि ये पूरा फर्स्ट फ्लोर शायद तब तक ही एग्जिस्ट कर रहा है जब तक उनका फ्यूजन एक्टिवेट है। जब भी वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, मतलब करते हैं जो उनकी लिमिट से बाहर है, टावर की वॉल्स शेक होने लगती हैं और क्रैक दिखने लगते हैं। ये एक क्लियर साइन है कि ये फ्यूजन अभी ना बहुत ना नाजुक है, फ्रेजाइल है। लिथ और सोलस रियलाइज करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के मिरर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। जब वो टावर के 25 मीटर रेडियस में फोकस करते हैं तो वो ना सिर्फ सब कुछ देख और सुन सकते हैं बल्कि टावर की माना या एनर्जी को यूज करके स्पेल भी कास्ट कर सकते हैं। ये लिथ के लिए एक ह्यूज डिफेंसिव अपग्रेड है। जैसे ही वो प्रोटेक्शन अरे को ना ढूंढने की कोशिश करते हैं, टावर शेक करने लगता है। उनका फ्यूजन खत्म होने का वक्त
आ गया था। रूम एकदम श्रिंक होने लगता है, वॉल क्रैक होने लगती है और यहाँ पर ना डेब्रिस गिरने भी लगते हैं, लेकिन सोलस अपने होस्ट को बचाने के लिए टावर के एकदम ना उसको मैनुपुलेट किया जाता है और लिथ को अनहार्म्ड नीचे फ्लोर पर ना सेफली उतार दिया जाता है। यहाँ सोलस को अपनी गोल्डन ह्यूमनॉइड फॉर्म में एक ग्लिम्स भी मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक है। उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी। यहाँ पर ना जब सोलस ने ना अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म को लिथ की मेमोरीज में देखा तो उसे लिथ के इनर थॉट सुनने को मिले। लिथ ने उसकी बॉडी को लेकर कुछ ना कमेंट दिए थे जैसे सी कप या फ्लैवी बेली, जिससे सोलस काफ़ी गुस्सा हो गई। उनका ये इंटरेक्शन दिखाता है कि ना उनके बीच का बॉन्ड अब कितना रियल और ह्यूमन लाइक हो गया है। और यहाँ पर लिथ और सोलस अपनी छोटी मोटी बातें को साइड में रखकर एलिना लिथ की मोम की हेल्थ पर ना फोकस करते हैं। लिथ प्लान करता है कि वो एलिना का ट्रीटमेंट करेगा और सोलस कांस्टेंट वाइटल मॉनिटर करेगी। लिथ जानता है कि अगर इस प्रोसेस में एक भी छोटी गलती हुई तो नुकसान तो हो सकता है, इसलिए उसे सोलस का पूरा सपोर्ट चाहिए। सोलस जो न पिछले 8 साल से न कभी नहीं सोई थी, वो लिथ के गोदी में सोते हुए मिलती है। ये दिखाता है कि अब उनका ट्रस्ट कितना डीप हो चुका है। लिथ ना उसे जगाना नहीं चाहता, इसलिए वो बिना डिस्टर्ब किए ना अपने नेक्स्ट मूव की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पर लिथ प्रोफेसर वास्टर को कॉल करता है। वास्टर जो जोविलियल एटीट्यूड एपिसोड को ना लाइट हार्टेड बनाता है। वास्टर लिथ को बताता है कि एकेडमी में लिथ की रैंक थर्ड पोजीशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिससे बच्चे के लिए लिथ का जल्दी एकेडमी से निकल जाना सही रहा। लिथ यहाँ पर ना बास्टर से हीलिंग प्रोसेस के बारे में ना एकदम ना डिस्कस करने लगता है। बास्टर उसे गाइड करता है कि स्टूडेंट होते हुए उसे कितना ना मतलब चार्ज करना चाहिए और साथ ही एक वन आउट एडवाइस भी देता है। पेशेंस मर जाए तो घबराना मत, हमें कॉल करना। और यहाँ पर लिथ अपने पेरेंट्स के लिए चिंतित है। वो सोचता है कि जब टिस्टा और वो घर छोड़ देंगे तो उसके पेरेंट्स कितना अकेले पड़ जाएंगे। लिथ एक बेटर फ्यूचर का प्लान बना रहा था, शायद उनके लिए एक नया घर खरीदना ताकि ना वो आइसोलेट ना फील करें। लिथ अपनी मोम के लिए फ्रेश ब्रेड लाने के लिए ना विलेज के बेकरी जाता है और यहाँ पर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेकरी का ऑनर वैक्जिल यहाँ पर लिथ से डरता है। लिथ यहाँ एक मेंटल गेम खेलता है। वो सीधा बेकरी के अंदर पोर्टल नहीं मतलब यहाँ पर अंदर नहीं घुसता, बल्कि बाहर से एकदम चल कर जाता है ताकि ना लोगों को लगे उसके पोर्टल मैजिक का कोई लिमिट है। और यहाँ पर ना उसका मतलब बहुत ज़्यादा ना क्लेवर माइंडसेट चल रहा है ताकि लोग हर छोटी चीज़ के लिए उसे ब्लेम ना करें। और यहाँ पर लिथ अब पूरी तरह ना रेडी है अपने मोम की प्रोसेस के लिए। वो ना सिर्फ एक पावरफुल मेज है बल्कि एक केयरिंग बेटा भी है जो अपनी फैमिली की हर छोटी चीज को, हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। लिथ ना यहाँ पर नोटिस करता है इस बेकरी के अंदर उसकी प्रेजेंस की वजह से ही वेक्जल कॉर्नर स्टोन ब्रीना का फादर था, ये डर रहा था। पता चलता है कि लिथ का किलिंग इंटेंट जो गुस्से में इमिट करता है इतना स्ट्रांग है कि वो नॉर्मल ह्यूमन को फिजिकल यहाँ पर ना फिजिकली भी ना मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज जैसे दे सकता है, मतलब यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा दे सकता है। सोलस लिथ को याद दिलाती है कि उसे इस कंट्रोल मतलब इसे ना कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो मेजेज के साथ तो रह सकता है पर कॉमन ह्यूमन के लिए ये बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है। आगे ना सोलस बताती है कि ना पहली बार सोने के बाद वो कितना ना रिफ्रेश फील कर रही है, जैसे एक नई जिंदगी मिली हो उसे। दोनों के बीच एक माइंडलिंग ना अब और भी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट ना हो गया है। लिथ यहाँ पर ब्रीना के साथ ना एक हीलिंग डील करता है। लिथ प्राइज रखता है 1 सिल्वर कॉइन फॉर स्किन एंड 5 सिल्वर कॉइन फॉर ईच फिंगर। ब्रीना खुशी खुशी मान जाती है, जिससे वेक्जल काफ़ी ज़्यादा ना परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि लिथ प्राइज बढ़ा देगा। यहाँ लिथ का एक ना बहुत बड़ा ना टैक्टिस है।
वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब मतलब ना कस्टमर जो है शिप को ना मतलब यहाँ पर खिलाओ पिलाओ नहलाओ जो भी करो, लेकिन उसे काटो मत क्योंकि वो ऊन देता है। और यहाँ पर भिक्जल और ब्रीना की यहाँ पर उन दोनों के ना बातचीत जो थे उनसे एक और ना इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। विलेज का ब्लैक स्मिथ है जेकल ट्रॉड हैमर लिथ का नाम का मिसयूज ना कर रहा है। वो विलेज मीटिंग में लिथ का नाम लेकर टैक्स बचाता है और अपनी पावर एकदम दिखाता है। भेक्जल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और ये लिथ की विलेज में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का ना मतलब इन जो इन्फ्लुएंस है ना उसे दर्शाता है। लिथ ने अपनी मॉम एलिना की फर्टिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रू मैजिक और सोलस की हेल्प का ना यूज किया। ये प्रोसेस ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसे सर्जिकल प्रिसाइजेशन की ज़रूरत थी। सोलस ने एलिना के वाइटल मॉनिटर किए और खुद को लाइफ फोर्स आईवी की तरह यूज किया जिससे एलिना की ब्लड लॉस रिकवर हो सकी। लिथ का ये ट्रू मैजिक का मास्टरी उसे नॉर्मल हीलर से काफ़ी ऊपर रखता है। और यहाँ पर एलिना के बाद लिथ ने ब्रीना का इलाज शुरू किया, लेकिन यहाँ लिथ को एक रियलिटी चेक मिला। एक फिंगर रीजनरेट करने में पेशेंट की एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। वास्टर की बात सही थी, एक सिंगल हीलर के लिए बिना पेशेंट को खतरे में डाले इतना बड़ा प्रोसेस करना रिस्की है। इसलिए लिथ ने अब ट्रीटमेंट को स्प्लिट करने का फैसला किया। और यहाँ पर टिस्टा लिथ से ना एकेडमी के इनरोल होने की ना जिद करती है। वो लिथ के काम से इंस्पायर है और उसे ना लगता है कि हीलिंग एक नोबल काम है, लेकिन लिथ इसे ना भोली समझता है। मतलब टिस्टा को बहुत ज़्यादा भोली समझता है। टिस्टा को ना रियलिटी जो है दिखाने के लिए लिथ उसे एकेडमी की कहानियाँ और बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में बताता है। वो उसे कोर मैजिक से इमोबाइल जो है ना पिन करता है और ताकि उसे दिखा सके कि ना अगर वो सेल्फ डिफेंस नहीं जानती तो एकेडमी उसके लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। लिथ लिथ जो है उसे बताता है कि उसके साथ एकेडमी में क्या क्या हुआ था और हैजिंग इंसल्ट और यहाँ तक कि फ्लोरिया के साथ हुआ इंसिडेंट भी बता देता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टिस्टा है तो लिथ की ही बहन ना, वो भी एकदम जिद्दी है। और फाइनली लिथ ने टिस्टा को एकेडमी के लिए तैयार करना ना शुरू किया है। वो उसे कोर मैजिक सिखाता है जो एकेडमी में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ना टिस्टा को ट्रेन करते वक्त लिथ खुद भी सीख रहा है। टिस्टा के सवाल इतने यूनिक होते हैं कि लिथ को माना फ्लो जो है उसका गहराई को ना समझना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि टीचर बनना स्टूडेंट के लिए खुद को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है। अब लिथ ने ना अपने पॉइंट से स्किन वॉल्कर आर्मर खरीदा। ये सिर्फ एक आर्मर नहीं बल्कि एक सेफ शिफ्टर की तरह है। इससे दो बड़े फायदे हैं। एक तो है प्रोटेक्शन, ये फिजिकल और एलिमेंटल अटैक से बेहतर प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा है कैमीफ्लॉग। लिथ इसे किसी भी कपड़े में ना बदल सकता है जिससे वो क्राउड में इजीली एकदम घुल मिल सकता है। लिथ ने इसका यूज करके अपने सारे आउटफिट को इंचांटेड बना लिया। और यहाँ पर लिथ ने माना क्रिस्टल पर बहुत रिसर्च की। उसने डिस्कवर किया कि अगर वो क्रिस्टल के क्रैक में अपना माना इंजेक्ट करे तो वो उस उनकी प्यूरिटी बढ़ा सकता है। हालांकि ये प्रोसेस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए लिथ ने डिसाइड किया कि वो लो क्वालिटी क्रिस्टल खरीद कर उन्हें रिचार्ज करेगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा ना मनी सेवर मूव हो सकता है। यहाँ पर लिथ अब अपने घर को ना मॉडर्न बनाना चाहता है। उसका टारगेट है रनिंग वाटर, लाइटनिंग और एक रियल बेडरूम। वो मैजिक क्रिस्टल का यूज करके ऐसा आइटम बनाना चाहता है जो परमानेंट चले। हालांकि ये पशु डेकोर ना होने की वजह से काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि ये फिफ्थ ईयर की टेक्निक है। पर लिथ अपने ट्रू मैजिक से इसे हैक करने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए ना
लिथ अपने रिसर्च में बिजी है, तभी मारियो ने डिस्टार्ट का कॉल आता है। और यहाँ पर वो ना लिथ को उसकी रैंकिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर असली मकसद बिजनेस होता है उसके लिए। तो यहाँ पर ना डिस्टार्ट बताती है कि लिथ ने जो बॉक्स दिया था वो इन्वेस्टिगेशन में उतना हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन मैसेज डिस्क्रिप्टेड हो गया है। मतलब मैसेज में एकेडमी के स्टाफ और स्टूडेंट के नाम हैं जो पॉइजनिंग स्कीम में इन्वॉल्व थे। प्रॉब्लम यह है कि नोबल स्टूडेंट पर सीधा इल्ज़ाम लगाना आग में घी डालने जैसा है। डिस्टार्ट एक अनटोल्ड मतलब न मेथड यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स मेथड ना प्लान कर रही है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लिथ बहुत ना क्लेवर तरीके से डिस्टार्ट को ये साफ कर देता है कि उसका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ मैजिक और रिसर्च पर फोकस करना चाहता है। ये उसका एक स्मार्ट मूव है ताकि वो डिस्टार्ट की पॉलिटिकल स्पाइडर वेब में ना फंसे। और यहाँ पर यूरियल अब सीन शिफ्ट हुआ है। दूसरा पार्ट यूरियल डेरियस पर फोकस करता है और सच में उसका हालत बहुत बुरा है, एकदम पपेट लाइफ। यूरियल एक गोल्डन केज में न है। उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ एक ग्रिफन पिन की तरह न एकदम दिखा रहे हैं। उसे अपनी होने वाली बीवी उसके साथ ना टाइम बिताना पड़ रहा है। क्या बोले यार, उसका नाम लिबिया ऐसा कुछ था ना। और वो इतना स्ट्रेस्ड है कि नहीं, है कि ना, उसे क्या बोले लिथ की कही हुई बात, क्या बोले यार, पागल हो रहा है ये। मतलब लिथ ने एक बार कहा था कि कैसे उसे विंडो से गिराकर एक्सीडेंट दिखा सकते हैं। अब वो सच लग रहा है। और यहाँ पर यूरियल को अपनी लाइफ एक ना टॉर्चर जैसी लग रही है। वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन गया है जिसे वो ना अपनी पसंद की चीज करने की आज़ादी है और ना ही अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी है। और यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करेंगे। अभी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।